अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 9 कंप्यूटर के न्यू लेक्चर के साथ हम लोग हाजिर हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 5th जनरेशन तक पढ़ा था और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th जनरेशन तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। ये हमारे पास मॉडर्न एज थी। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, जनरेशन चार्ट करेंगे। यानी कि जब भी कभी आप लोगों के पास क्वेश्चन आएगा कि आप लोग कंपैरिजन कीजिए फर्स्ट टिल 5th जनरेशन का, तो आप लोग जनरेशन चार्ट बना सकते हैं, या आप लोग फ्लो चार्ट डायग्राम बनाइए जिसमें फर्स्ट टिल 5th जनरेशन की, तो आप लोग जनरेशन चार्ट बना सकते हैं। नोट्स आप लोग के पास है, नोट्स में ये चीज़ वाज़ेह हुई भी होगी कि आप लोग के पास जनरेशन चार्ट बना हुआ आ रहा होगा नोट्स के सामने, और यही जनरेशन चार्ट आप लोगों को अपने रजिस्टर में भी बनाना है। अब जिस तरीके से लैंडस्केप पे आप लोग के पास बना हुआ है जनरेशन चार्ट, इसी तरीके से लैंडस्केप पे यानी कि रजिस्टर को टेढ़ा करके आप लोग पूरे रजिस्टर पे ये जनरेशन चार्ट बनाएंगे। पूरा बॉर्डर होगा आप लोग के पास। बॉर्डर के बाद आप लोग उसको पेंसिल से बॉक्सेस बना लीजिएगा। तमाम बॉक्सेस इक्वल होंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th जनरेशन की हेडिंग ब्लैक मार्कर से आएगी या ब्लू मार्कर से आएगी। साइड में जो मेजर इनोवेशन, साइज ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसिंग स्पीड, ये तमाम हेडिंग्स हैं, ये भी आप लोग के पास ब्लू मार्कर से आएंगी। सही। और बाकी जितनी बॉक्सेस के अंदर काम हो रहा है वो तमाम का तमाम ब्लू पेन से आप लोग काम करेंगे। जब तमाम काम आप लोग पेंसिल से यानी कि लाइंस ड्रॉ पेंसिल से कर लेंगे, तो जब आप लोग के पास इक्वली ड्रॉ हो जाएंगी, मिटाने वगैरह को खराब हो गई वो लाइन तो उसको मिटा के सही करना हो, तो अगर जब आप लोग के पास तमाम बॉक्स इक्वल होंगे, तो जब पूरे सही दिख रहे हो, पूरे पेज पे एक ही पेज पे आप लोग के पास जनरेशन चार्ट आ रहा हो, तो उस पर उन लाइन को उसको पॉइंटर की मदद से उसको क्या कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, और तमाम बॉक्सेस को पॉइंटर यानी कि हाथ दोबारा से उस पर क्या कर लीजिएगा, ओवरराइटिंग कर लीजिएगा पॉइंटर से। तो आप लोग के पास तमाम जो पेंसिल से ड्रॉ हुई होंगी चीज़ें, उसके ऊपर पॉइंटर आ जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, तो आपका जनरेशन चार्ट जो थोड़ा है वो थोड़ा अट्रैक्टिव लगने लगेगा। सही है। अच्छा जी, मैंने बताने का तरीका बता दिया आप लोगों को किस तरह आप लोग को बनाना है। सही है। रजिस्टर में, तो रजिस्टर में जनरेशन चार्ट तो आप लोग बना लेंगे। सही है। जनरेशन टेबल की बात करते हैं हम लोग। देखिए फर्स्ट जनरेशन आप लोग के पास थी। अब देखिए फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास मेजर इनोवेशन क्या थी, वैक्यूम ट्यूब थी। साइज ऑफ कंप्यूटर क्या था, वेरी ह्यूज था। सही है। सेकंड और इसी तरीके से प्रोसेसिंग स्पीड क्या थी, मिली सेकेंड थी। अगर हम लोग को जनरेशन वाइज डिस्कस करें तो ज्यादा बेहतर है। हम लोग इसको यूँ देख लेते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास वैक्यूम ट्यूब था, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर थे, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट था, फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर था, और फोर्थ जनरेशन में इधर एडिशन भी कर लीजिएगा किसका, SSI का। सही। आप लोग को पता है कि हमारे पास क्या थी इन्वेंशन, SSI, LSI, VLSI और ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस हुआ था फोर्थ जनरेशन में। यहाँ पे इसके एडिशन कर लीजिएगा फोर्थ जनरेशन के इनोवेशन में। सही है। तमाम चीजें समझी नहीं है आप लोगों को, सिर्फ ये बताया था कैसे लिखी नहीं है। फिफ्थ जनरेशन में लिखा हुआ है एक्सपर्ट सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक्सपर्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस हुए थे किसकी मदद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से। ये तो आप लोगों के पास क्या हो गई, मेजर इनोवेशन हो गई किसकी, तमाम जनरेशन की। सेकंड आप लोगों के पास है साइज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का साइज क्या था, इसमें लिखा हुआ है वेरी ह्यूज, बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर थे। स्मॉलर देन फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले में साइज छोटा हो गया था। मच स्मॉलर देन सेकंड जनरेशन, और ज्यादा छोटा हो गया था सेकंड जनरेशन के मुकाबले में। थर्ड जनरेशन में कंप्यूटर का साइज और ज्यादा छोटा हो गया था सेकंड जनरेशन के मुकाबले में। फोर्थ जनरेशन की बात करते हैं, लिखा हुआ है वेरी स्मॉल, और ये लिखा हुआ है लैपटॉप। सही है। यानी कि लैपटॉप जैसे कंप्यूटर हो गया था, तो इस लैपटॉप को हटा दीजिएगा। सही है। लैपटॉप मत लिखिएगा आप लोग, सिर्फ ये लिख दीजिएगा वेरी स्मॉल। इधर देख लीजिए फिफ्थ जनरेशन में लिखा हुआ है टाइनी कंप्यूटर्स यानी कि डायरी कंप्यूटर्स। हाँ, इधर लिख दीजिएगा डायरी कंप्यूटर्स, लैपटॉप कंप्यूटर्स। अभी तक आप लोग देख रहे हैं पाम टॉप, ऐसे कंप्यूटर्स जो हम लोग की हथेली पे आ जाए पाम टॉप कहलाते हैं। तो इस तरह के तमाम साइज ऑफ कंप्यूटर छोटा होता चला जा रहा है, तो टाइनी कंप्यूटर्स का नाम लिख दिया हम लोगों ने, और डायरी भी लिख दिया इधर। सही है जी। इधर से लैपटॉप इस वजह से कटवा दिया क्योंकि फिफ्थ जनरेशन में ही हमारे पास लैपटॉप इंट्रोड्यूस हुआ था। फोर्थ जनरेशन में हमारे पास सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आए थे। अभी पढ़ेंगे आगे हम लोग क्लासिफिकेशन में। प्रोसेसिंग स्पीड या कंप्यूटेशन परफॉर्मेंस। सही। लिखा हुआ क्या, मिली सेकेंड। आपको पता है मिली सेकेंड का मतलब क्या है, एक सेकेंड का 1000वां हिस्सा। तो मिली सेकेंड याद रखिएगा, जब भी आप मिली सेकेंड लिखें 10⁻³ सेकेंड लिखना ना भूलें।
माइक्रो सेकंड में 10⁻⁻⁶, नैनो सेकंड 10⁻⁹, पिको सेकंड 10⁻12, और फिफ्थ जनरेशन में क्या हुआ, मोर इंप्रूवमेंट हो गई, सही, यानी कि स्पीड और बढ़ गई, कंप्यूटर कंप्यूटेशन के लिए कम टाइम लेने लगा। ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास फिफ्थ जनरेशन की स्पीड है, सही है, ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड आजकल कंप्यूटर सॉल्व कर रहा है। स्टोरेज डिवाइसेस में पहली जनरेशन में हम लोग पंच कार्ड और मैग्नेटिक टेप यूज करते थे, सेकंड जनरेशन में सिर्फ मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल किया, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन के एंड में मैग्नेटिक टेप आया था, तो हम लोग फर्स्ट जनरेशन में ज्यादातर पंच कार्ड यूज करते थे, क्योंकि पंच कार्ड हम लोग के पास कौन सी इन्वेंशन थी, डार्क एज की इन्वेंशन थी। डार्क एज में, मिडिल एज में फिर हम लोगों ने क्या किया था, पंच कार्ड रीडिंग मशीन बनाई थी, और फिर सेकंड जनरेशन में क्या हुआ था कि मैग्नेटिक टेप आ गया था, और मैग्नेटिक टेप को हम लोगों ने भरपूर तौर पे इस्तेमाल किया था। थर्ड जनरेशन में क्या हुआ, मैग्नेटिक डिस्क ओरिएंटेड सिस्टम, ये तमाम चीजें थर्ड जनरेशन में आ गई थी। फोर्थ यानी कि डिस्क की सूरत में हमारे पास चीजें आने लगी थी, डाटा स्टोर होने का था। फोर्थ जनरेशन में डिस्क स्टोरेज यानी कि सीडी वगैरह की फॉर्म में डाटा स्टोर हो जाता था, फ्लॉपी डिस्क में डाटा स्टोर हो जाता था। फोर्थ जनरेशन की बात है। फिफ्थ जनरेशन में क्या हुआ, फ्लॉपी डिस्क इस्तेमाल होती थी शुरू में, अब तो नहीं होती इस्तेमाल, सीडी इस्तेमाल होती थी, कॉमा लगा लीजिएगा इधर, फ्लॉपी डिस्क के बाद सीडी इस्तेमाल होती है, डीवीडी इस्तेमाल होती है, जूक बॉक्सेस इस्तेमाल होते हैं, यूएसबी इस्तेमाल होती है, मेमोरी कार्ड इस्तेमाल होता है, तमाम चीजें हमारे पास फिफ्थ जनरेशन की स्टोरेज डिवाइसेस में शामिल है। यानी कि अगर हम लोग को डाटा स्टोर करना हो तो इन पांचों चीजों में से हम लोग कोई सी भी चीज इस्तेमाल कर सकते हैं, या पांचों चीजें इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। जूक बॉक्सेस लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, जूक बॉक्स का मतलब ये होता है बंडल्स ऑफ हार्ड डिस्क, एक ऐसा स्टैंड जिसमें एक से ज्यादा हार्ड डिस्क मौजूद हो, वो स्टैंड, वो बंडल हमारे पास क्या कहलाएगा, बंडल ऑफ हार्ड डिस्क क्या कहलाएगा, जूक बॉक्स कहलाता है। आगे लास्ट हेडिंग में हम लोग के पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, तो फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास मशीन लैंग्वेज इस्तेमाल हुई, सेकंड जनरेशन में हमारे पास असेंबली लैंग्वेज इस्तेमाल हुई, थर्ड जनरेशन में हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज आ गई थी, कोबोल हम लोगों ने यूज करी थी, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, और इसी तरह फोर्थ जनरेशन में मच इजियर हाई लेवल लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुई, यानी कि वेरी हाई लेवल लैंग्वेज, और फिफ्थ जनरेशन में हम लोग के पास नेचुरल लैंग्वेज आ गई थी, जो कि ऐसी लैंग्वेज थी जो कि स्पोकन लैंग्वेज पे बेस करती थी। अब हम लोगों के पास क्या है, अब हम लोगों के पास जनरेशन चार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरेशन चार्ट का जो टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तकरीबन हर साल ही पूछा जाता है आप लोगों के पास बोर्ड में, आपके पेपर्स में, कि जनरेशन चार्ट क्या है, या पांचों जनरेशन को कंपेयर करके बताइए, सही। तो जो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जनरेशन जो आप लोगों ने याद करी है, उसका निचोड़ है आप लोगों के पास जनरेशन चार्ट। जब भी मैंने बोला कि आप लोगों के रजिस्टर में भी ये जनरेशन चार्ट का होना जरूरी है। आप लोगों के पास चैप्टर नंबर 1 की हेडिंग लगाइएगा, और चैप्टर 1 की हेडिंग लगाने के बाद जनरेशन चार्ट बनाइएगा खूबसूरत सा, सही है। कलर वलर मत इस्तेमाल कीजिएगा, मार्कर इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लू और ब्लैक मार्कर, पॉइंटर इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लू और ब्लैक पॉइंटर, और फाउंटेन पेन, ब्लू ब्लैक फाउंटेन पेन इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी मदद से खूबसूरत सा जनरेशन चार्ट बना लीजिएगा। अब जनरेशन चार्ट के बाद हम लोग के पास क्लासिफिकेशन स्टार्ट होती है कंप्यूटर की। कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन आप लोगों को नजर आ रहा होगा अपने नोट्स में। कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन 3 तरीके से होती है, बाय टाइप, बाय पर्पस और बाय साइज के लिहाज से। तो 3 तरीके से हम लोगों ने कंप्यूटर क्लासिफाई किया है। ये टॉपिक हमारे पास जनरेशन चार्ट का था। इसके बाद अब हम लोग क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे। अब आप लोगों के पास नेक्स्ट टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर का है, सही। आप लोग देख सकते हैं, वी क्लासिफाई कंप्यूटर विथ रिस्पेक्ट टू टाइप, साइज एंड पर्पस। क्लासिफिकेशन इज डिस्क्राइब बिलो विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक डायग्राम, सही है। आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों के पास कंप्यूटर क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि हमारे पास बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं, बहुत सारी तरह के। तो हम लोगों ने बोला कि भाई कंप्यूटर को हम लोग क्लासिफाई कर देते हैं, यानी कि तरतीब से कर देते हैं, सही है। उनको उनकी टेक्नोलॉजी के लिहाज से, उनको उनके साइज के लिहाज से, उनको उनके पर्पस के लिहाज से कैटेगराइज कर देते हैं। तो जब भी हम लोगों ने कैटेगरी बना दी, सबसे पहले जो कैटेगरी बनाई वो किसकी थी, बाय टाइप और फंक्शन, यानी कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमारे पास 3 तरह के कंप्यूटर होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, वो एनालॉग होता है, फिर डिजिटल है, और फिर हाइब्रिड है। बाय साइज के लिहाज से हम लोगों के पास 5 तरह के कंप्यूटर हैं। कौन कौन से, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और लैपटॉप कंप्यूटर। इसी तरीके से बाय पर्पस के लिहाज से हमारे पास 2 तरीके से कंप्यूटर होते हैं।
दो तरह के कंप्यूटर होते हैं। कौन कौन से? जनरल पर्पस कंप्यूटर और स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। तो ये हमारे पास टोटल क्लासिफिकेशन है कंप्यूटर की, सही है। कभी भी कोई आपसे पूछेगा कंप्यूटर कितनी तरह के होते हैं, तो आप उससे पूछेंगे कि भाई बाय टाइप बताना है या बाय साइज बताना है या बाय पर्पस के हिसाब से बताना है। अगर बाय टाइप के लिहाज से तो 3 तरह के, बाय साइज के लिहाज से तो 5 तरह के, बाय टाइप के लिहाज से तो 2 तरह के, सही है। यानी कि हमारे पास जो घरों में कंप्यूटर होता है वो कंप्यूटर बाय टाइप के लिहाज से डिजिटल कंप्यूटर होता है, बाय साइज के लिहाज से माइक्रो कंप्यूटर होता है, बाय पर्पस के लिहाज से जनरल पर्पस कंप्यूटर होता है। यानी कि तीनों कैटेगरी में होता है, सही है ना। तो हमें पता होना चाहिए कि हाँ भाई हमें कौन सा कंप्यूटर पढ़ना है या कौन सा कंप्यूटर जो है वो किस कैटेगरी में लाया करता है। अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वो क्या होगा, बाय टाइप के लिहाज से कंप्यूटर पढ़ेंगे, और बाय टाइप के लिहाज से 3 तरह के कंप्यूटर होते हैं, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। अगर हम लोग बात करें किसकी, एनालॉग कंप्यूटर की, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बाय टाइप लिखा हुआ आ गया। एनालॉग कंप्यूटर की बात करें, याद रखिएगा इस चीज को कि अगर एनालॉग कंप्यूटर की बात करें तो एनालॉग कंप्यूटर में देखिए आप लोग डेफिनेशन लिखी हुई है। सबसे पहले जब भी आप लोग हेडिंग लगाएं तो हेडिंग लगाने के बाद आप लोग देख लिया करें, साइड हेडिंग आप लोग के पास डेफिनेशन की लगी होनी चाहिए, और फिर आप लोग के पास उसकी डेफिनेशन लिखी हुई होगी इन्वर्टेड कॉमास में पेज के बीच में, सही है। अब आप लोग इधर देख सकते हैं, ऑल मेजरिंग डिवाइसेस आर कॉल्ड एनालॉग कंप्यूटर। तमाम मेजरिंग डिवाइसेस क्या कहलाती हैं, एनालॉग कंप्यूटर कहलाती हैं, सही है। एनालॉग कंप्यूटिंग डिवाइसेस कैन मेजर ओनली द कंटिन्यूअस वेरिएबल क्वांटिटीज सच एज टेम्परेचर, स्पीड, pressure, voltage and distance. These computers are mainly made of electronic devices like resistors, amplifiers and transistors. बोल क्या रहे हैं कि ये कंप्यूटर्स, ये जो हमारे पास एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं, ये एनालॉग कंप्यूटर्स हम लोग के पास ज़्यादातर बेस करते हैं किस पे, ऐसी डिवाइसेस पे जिनमें निडल्स मौजूद होती हैं, जिनमें एम्पलीफायर सर्किट्स मौजूद होते हैं, सही है। उसमें होता क्या है, ज़्यादातर जो एनालॉग डिवाइसेस होती हैं वो निडल बेस होती हैं, और उसमें जो मार्किंग होती है नंबर्स की, वो मार्किंग पहले से हुई भी होती है, यानी कि नंबर जेनरेट नहीं होते। मैं आप लोगों को एनालॉग कंप्यूटर तो नहीं, एनालॉग डिवाइसेस की एग्जांपल दूं तो शायद आप लोगों ने देखा हो थर्मोमीटर। थर्मोमीटर में क्या होता है कि आपके पास रीडिंग्स पहले से लिखी हुई होती हैं। जब भी कभी टेम्परेचर नोट करते हैं तो टेम्परेचर जो अंदर मर्करी होती है वो जो है वो मूव करती है, और आप लोग उसकी मदद से टेम्परेचर नोट कर लेते हैं। थर्मोमीटर एक एग्जाम्पल हो गई। दूसरा आप लोग बाइक्स में, गाड़ियों में क्या लगा हुआ होता है, स्पीडोमीटर लगा हुआ होता है जो स्पीड को मेजर करता है। वो भी किसकी फॉर्म में होता है, निडल की फॉर्म में होता है, सही है। निडल की फॉर्म में स्पीड बता रहा होता है। एक आता है डिजिटल स्पीडोमीटर जो डिजिट्स की फॉर्म में बता रहा होता है, वरना अमूमन हर बाइक में जो मीटर लगा हुआ होता है वो निडल की फॉर्म में होता है, निडल की फॉर्म में स्पीड बता रहा होता है। तीसरी अगर हम लोग एग्जाम्पल दें तो हमारे पास ऐसी डिवाइस जो वोल्टेज मेजर करती हो, यानी कि वोल्ट मीटर, यह हमारे पास एनालॉग डिवाइस है। ऐसी घड़ी जो हमारे पास निडल बेस हो, सही, जिस तरह वॉल क्लॉक होती है हमारे पास, वॉल क्लॉक हमारे पास एनालॉग कौन सी होती है, जिसपे नंबर्स पहले से लिखे हुए होते हैं, निडल बेस होती है, और निडल की सूरत में हमारे पास हमें टाइम बता रही होती है। तो ऐसी डिवाइसेस जो कंटिन्यूअस वेरिएबल क्वांटिटीज को मेजर करें, तो कंटिन्यूअस वेरिएबल क्वांटिटीज का समझना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। अब कंटिन्यूअस वेरिएबल क्वांटिटीज क्या होती हैं, हमने बोला ऐसी क्वांटिटीज जो मुस्तकिल चेंज होती हो, वो क्वांटिटीज हमारे पास कंटिन्यूअस वेरिएबल क्वांटिटीज कहलाती हैं। मुस्तकिल चेंज होती हो मतलब जिस तरीके से हम लोगों ने बोला कि हमारे पास टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर मुस्तकिल चेंज होने वाली, सुबह कुछ और टेम्परेचर होता है, दोपहर के 12 बजे कुछ और टेम्परेचर होगा, शाम को 5 बजे कुछ और टेम्परेचर होगा। तो आप लोगों के पास ये जो टेम्परेचर नोट हो रहा है, ये टेम्परेचर आप लोगों के पास अलग अलग वक्त पे नोट हो रहा है, और आप लोग देख रहे हैं कि टेम्परेचर मुस्तकिल क्या हो रहा होता है, चेंज हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को एक मिसाल दूँ कि मैं इधर टेम्परेचर नोट करूँ, मेरे पास कितना आया, 35 डिग्री सेंटीग्रेड आया, सही। मैं उसी थर्मामीटर को लेके किधर चले गया, मैं उसी थर्मामीटर को लेके बाहर चले गया, खुले माहौल में चले गया जहाँ हवा चल रही थी। क्या हुआ, टेम्परेचर मैंने उधर देखा तो मेरे पास 34 हो गया, सही है। तो इधर 35 से 34 हो गया। जब मैं इधर तक जा रहा था तो ये थोड़ी हुआ कि एकदम में 35 से खत्म होकर 34 आ गया। 35 से वो कम हुआ होगा, 34.9 हुआ होगा, 34.8 हुआ होगा, फिर 34.7, 34.6, 34.5,
34.4, 34.3, 34.2, 34.1 और फिर 34 पे आया होगा। समझ में आई बात कि आहिस्ता आहिस्ता करके कम हुआ होगा। तो जब मैं इधर से उधर जाने का जब डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा था तो उसी दौरान हमारे पास टेम्परेचर भी कम हो रहा था। तो टेम्परेचर एक ऐसी क्वांटिटी है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो हमारे पास क्या हो रही है, जो हमारे पास मुस्तकिल चेंज हो रही है, कंटिन्यूअस वेरिएबल क्वांटिटी है, कंटिन्यूअस मुस्तकिल वेरिएबल चेंज होने वाली क्वांटिटी। सही, कंटिन्यूअस वेरिएबल क्वांटिटी ऐसी डिवाइस जो कंटिन्यूअस वेरिएबल क्वांटिटी को मेजर करे, यानी कि टेम्परेचर एक कंटिन्यूअस वेरिएबल क्वांटिटी है, उसको मेजर करने के लिए क्या है, थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर एनालॉग डिवाइस की एग्जांपल है। स्पीड आप लोग देखते हैं कि आप लोगों के पास स्पीड मुस्तकिल चेंज हो रही थी। आप लोगों ने बाइक स्टार्ट करी, बाइक स्टार्ट करके आप लोग गए, आप लोग की बाइक का स्पीडोमीटर 0 पे था, एकदम ही क्या हो गया, वो 1 पे आया, 2 पे आया, 3 पे आया, 5 पे आया, 10 पे आया, 15 पे आया, 20 पे आया, 50 पे आया, 60 पे आया, 70 पे आया, 80 पे आया, 90, 100। वो मुस्तकिल मीटर क्या हो रहा है, आगे पीछे जंप आ गया। आप लोगों ने उस जंप पे क्या करनी है, स्पीड स्लो करने के लिए ब्रेक लगाया। आप लोगों के पास बाइक का जो स्पीडोमीटर की निडल थी वो कम हो गई, फिर आपने रेस दी, फिर बढ़ गई, फिर कोई मौका आया, आपने ब्रेक लगाया, फिर कम हो गई, फिर आपको रोकनी थी, आपने पूरा ब्रेक लगाया, क्या हो गई, 0 हो गई। तो मुस्तकिल स्पीड क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी। सही है। अगर कोई मुझसे पूछे कि भाई आप अपने घर से इधर तक आए हैं और आप लोग कितनी स्पीड से आए होंगे, तो मैं बोलूँगा यार तकरीबन 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आया होगा। तो आप जरूर थोड़ी है कि अगर मैंने बस बाइक स्टार्ट करी तो वो 60 पे डायरेक्ट एकदम 60 किलोमीटर पे चलना स्टार्ट हो गई। सही है। जो बाइक खड़ी हुई थी, कोई स्पीड नहीं थी, तो आहिस्ता 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 स्पीड बढ़ी, कभी ज़्यादा भी रही होगी, कभी कम भी रही होगी। ऑन एवरेज मैंने बता दिया कि भाई 60 हो सकता हो, 58 से आया हो सकता हूँ मैं 65 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आया हूँ। तो कहने का मकसद क्या है कि एक स्पीड एक ऐसी चीज़ है मुस्तकिल चेंज हो रही होती है। तो स्पीड को मेजर करने के लिए स्पीडोमीटर होता है। तो स्पीडोमीटर एनालॉग डिवाइस कहलाती है। सही है। ऐसी चीज़, ऐसी डिवाइस जो कंटिन्यूस वेरिएबल क्वांटिटीज़ को मेजर करें, वो डिवाइस हमारे पास क्या कहलाती है, एनालॉग डिवाइस कहलाती है। वोल्टेज है, आप लोगों ने कब देखा होगा घर के मेन पावर सप्लाई पे एक वोल्ट मीटर लगा हुआ होता है। वोल्ट मीटर में क्या मौजूद होती है, रीडिंग्स मौजूद होती हैं। रीडिंग्स क्या करती हैं, आप लोग के पास रीडिंग्स मौजूद होती हैं, उस पर आपके पास एक निडल मौजूद होती है। निडल वोल्टेज बताती है कि आपके घर में कितना वोल्टेज आ रहा है के इलेक्ट्रिक की तरफ से। कभी वो निडल क्या करती है, ज़्यादा होती है, कभी वो निडल कम हो जाती है, कभी वो निडल वेरी करने लगती है। तो कहने का मकसद क्या, आप उसको गौर से देखेंगे उस निडल को तो वो हिल रही होगी। कभी 210 आता है, कभी 220 आ जाता है, कभी 230 आ जाता है, कभी 190 हो जाता है, कभी 150 हो जाता है, कभी 240 हो जाता है। इस तरीके से वेरी करते रहता है, चेंज करते रहता है वोल्टेज। सही, पूरा एक कांस्टेंट वोल्टेज नहीं आता। सही है। तो कहने का मकसद क्या है आप लोगों के पास कि कंटिन्यूस वेरिएबल क्वांटिटी में आ गई वोल्टेज। और वोल्टेज को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज होती है वो एनालॉग डिवाइस कहलाएगी, जो कौन सी है, वोल्ट मीटर। सही है। वोल्ट मीटर से वोल्टेज मेजर करते हैं। इसी तरह एम मीटर होते हैं, इसी तरह आप लोगों के पास गैल्वानोमीटर होते हैं, वो बात की बात है। सही है। वो भी एक एग्जांपल्स हैं एनालॉग डिवाइसेस की। सही है। तो ये आप लोगों के पास वोल्ट मीटर हो गया। आप लोगों के पास घड़ी हो गई। सही, वॉल क्लॉक हो गई। मुस्तकिल जो है टाइम चेंज हो रहा है, मुस्तकिल टाइम चेंज हो रहा है। आप लोग देख लीजिए, अभी जो टाइम था अब वो टाइम नहीं है। क्या हुआ, 1 सेकंड का फर्क आ गया, मिली सेकंड का फर्क आ गया, माइक्रो सेकंड का फर्क आ गया। जितना भी फर्क आ गया। आपके पास हर वक्त, हर दिन में, हर लम्हे पे आपके पास टाइम क्या होता है, डिफरेंट हो रहा होता है। सही। तो टाइम एक ऐसी क्वांटिटी है जो मुस्तकिल चेंज हो रही है। तो टाइम मुस्तकिल चेंज हो रहा है और ऐसी क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए जो डिवाइसेस यूज होती हैं, वॉल क्लॉक हो गई, रिस्ट वॉच हो गई, तमाम चीजें हमारे पास एनालॉग डिवाइसेस की एग्जांपल है। सही है। क्योंकि एनालॉग डिवाइसेस कौन सी डिवाइसेस, वो डिवाइसेस जो कंटिन्यूस वेरिएबल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए बनाया जाए, वो डिवाइसेस हमारे पास एनालॉग डिवाइसेस होती है। आप लोगों ने देखा होगा ऐसी वेट मशीन होती हैं जो वेट को मेजर करने के लिए बनाई जाती हैं। इंसान उस वेट मशीन के ऊपर खड़ा होता है तो क्या होता है, आप लोगों के पास वो रोटेट करती है और रोटेट करती है। आप लोगों के पास उस रोटेशन पे, उस स्केल पे पहले से नंबर लिखे हुए होते हैं। तो क्या होता है, नंबर लिखे हुए होते हैं। तो आप कभी ऐसे भी होता है कि निडल मूव करती है और कभी ज़्यादातर ऐसा भी होता है, ऐसे भी होते हैं जिसमें आप लोग का पूरा रोटेट कर जाता है और जितना भी आपके पास वेट होता है वो सामने आ जाए। तो आप लोगों को पता जाता है कि हाँ भाई मेरा 40 kg है, 50 kg है, 60 kg है, 70 kg है, जितना भी है। सही, उसकी इंडिकेशन आइडेंटिटी मार्क पे आप लोग देख लेते हैं कि हाँ भाई हमारे पास कितना वेट है।
तो कहने का मकसद क्या है कि मुस्तकिल इंसान का वजन भी कभी बढ़ गया, कभी कम हो गया, कभी सेम है, कभी कुछ फर्क पड़ गया, सही है, कुछ इतना कम माइनर से वजन बढ़ता है कि वो स्केल पे बताता भी नहीं है। तो ऐसी तमाम डिवाइसेज जो निडल बेस हों, वो तमाम डिवाइसेज हमारे पास क्या कहलाती हैं, कंटिन्यूस वेरिएबल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं, और उनको मेजर करने के लिए जो डिवाइसेज यूज होती हैं वो एनालॉग डिवाइसेज होती हैं, सही है। तो इतनी एग्जांपल्स आप लोगों को दे दी, जब भी उन्होंने लिखा है ऑल मेजरिंग डिवाइसेज आर कॉल्ड एनालॉग कंप्यूटर, तमाम की तमाम मेजरिंग डिवाइसेज हम लोग के पास क्या कहलाती हैं, एनालॉग कंप्यूटर कहलाती हैं। एनालॉग कंप्यूटिंग डिवाइसेज कैन मेजर ओनली कंटिन्यूस वेरिएबल क्वांटिटी। एनालॉग कंप्यूटिंग डिवाइसेज जो है वो क्या करती हैं, मेजर ओनली, कौन सी डिवाइसेज मेजर करती हैं, कंटिन्यूस वेरिएबल क्वांटिटीज को मेजर करती हैं, सच एज, आप लोग पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ है, सच एज टेम्परेचर, स्पीड, प्रेशर, voltage, distance. These computers are mainly made of electronic device like a resistor, amplifier and transistors. ये devices ज़्यादातर आप लोगों के पास इन हार्डवेयर कंपोनेंट से बनी हुई होती हैं। अब एनालॉग के बाद हम लोग बात करते हैं किसकी, डिजिटल कंप्यूटर की। तो डिजिटल कंप्यूटर में हमें वाज़ेह है ये चीज़ कि एक चीज़ जो एनालॉग कंप्यूटर में नहीं थी उसके बरक्स जो चीज़ होगी वो डिजिटल कंप्यूटर में होगी। मतलब एनालॉग कंप्यूटर में हमारे पास क्या नहीं था, नंबर्स, डिजिट्स नहीं थे, डिजिट्स पे बेस नहीं करती थी। तो डिजिटल कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जो किस पे बेस करता है, डिजिट्स पे बेस करता है, जो क्या करता है, जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कंपैरिजन के लिए यूज होता है, क्योंकि वो बेस किस पे करता है, नंबर सिस्टम पे बेस करता है। एनालॉग डिवाइस ना तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, कंपैरिजन करती थी, ना ही वो नंबर सिस्टम पे बेस करती थी, सही। वो तो आप लोगों के पास एम्पलीफायर और रजिस्टर्स पे, ऐसे सर्किट्स पे बेस करती थी। दोज कंप्यूटर विच आर बेस्ड ऑन डिजिट्स, ऐसे कंप्यूटर्स जो डिजिट्स पे बेस करते हैं, यानी कि बाइनरी डिजिट्स पे, जैसे कौन से 0 और 1 पे, आर कॉल्ड डिजिटल कंप्यूटर। वो क्या कहलाते हैं, डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। वो लिखा क्या उन्होंने, डिजिटल कंप्यूटर हैव अ मेमोरी। डिजिटल कंप्यूटर क्या होती है, एक मेमोरी होती है, एंड दे सॉल्व प्रॉब्लम बाय एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड कंपेयरिंग। ये क्या करता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके और कंपेयर करके। द एबिलिटी ऑफ डिजिटल कंप्यूटर इज टू हैंडल अल्फाबेट्स एंड नंबर्स। आप लोगों के पास डिजिटल कंप्यूटर की जो एबिलिटी है वो क्या एबिलिटी होती है कि ये क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है अल्फाबेट्स और नंबर्स को एक साथ, विच मेक्स इट सुटेबल फॉर बिजनेस एप्लीकेशन, जो इसको सुटेबल बनाता है, करामत बनाता है बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए। बिजनेस एप्लीकेशंस होती हैं ना जिसके ज़रिए बिजनेस को फ़रोग दिया जाता है या बिजनेस की पब्लिसिटी की जाती है, बिजनेस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। द IBM PC एंड ऑल अदर पर्सनल कंप्यूटर्स बिलोंग टू दिस कैटेगरी। ज़्यादातर आप लोगों के पास IBM के और PC जो आप लोगों के पास मौजूद हैं वो ज़्यादातर इस कैटेगरी से ही बिलोंग करते हैं। अब एनालॉग डिजिटल में था, दोनों अलग अलग चीज़ें थी, यानी कि एनालॉग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन था, एनालॉग डिजिटल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन था। एनालॉग हमारे पास कंटिन्यूस वेरिएबल क्वांटिटीज के मेजरमेंट में था। डिजिटल को और एनालॉग को अगर हम लोग मिला दें तो हमारे पास कौन सा कंप्यूटर बन के आ जाएगा, हाइब्रिड कंप्यूटर बन के आ जाएगा। यानी कि हाइब्रिड कंप्यूटर में क्या होगा, द कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स आर कॉल्ड हाइब्रिड कंप्यूटर। ऐसे कंप्यूटर जिसमें जो एनालॉग का काम भी करते हो और डिजिटल काम भी करते हो, वो कंप्यूटर्स हम लोग के पास कौन से कंप्यूटर कहलाएंगे, हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाएंगे, सही है जी। द कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर आर कॉल्ड हाइब्रिड कंप्यूटर। ऐसे जो हमारे पास कंप्यूटर्स होते हैं जिसमें एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर होता है वो हमारे पास हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, यानी कॉम्बिनेशन, कंबाइन प्रॉपर्टीज करते हैं आप दोनों की, तो आप लोगों के पास जो कंप्यूटर बन के आएगा वो आप लोगों के पास हाइब्रिड कंप्यूटर होगा। द कंबाइंड प्रॉपर्टीज ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स आर डेवलप्ड इन एनालॉग कंप्यूटर एंड आर नेम्ड हाइब्रिड कंप्यूटर्स। वो बोल क्या रहे हैं कि एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर्स की जो प्रॉपर्टीज थी वो एनालॉग कंप्यूटर में डेवलप करवा दी गई, चेंजेस करवा के, और उसको नाम दिया गया किसका, हाइब्रिड कंप्यूटर का।
This type is the most significant where digital data processing is characterized in analog computers. ये जो हमारे पास क्या था, मोस्ट सिग्निफिकेंट जो हमारे पास हाइब्रिड कंप्यूटर्स थे, ये मोस्ट सिग्निफिकेंट थे जहाँ पे हमारे पास डिजिटल डाटा प्रोसेसिंग होती थी इस कैरेक्टर इन एनालॉग फॉर्म, और एनालॉग फॉर्म में वो ट्रांसफर होती थी. दिस इज यूजुअली फाउंड इन साइंस लेबॉर्ट्रीज. ये हमारे पास कहाँ पे ज़्यादातर मौजूद होते हैं, साइंस लेबॉर्ट्रीज में मौजूद होते हैं एज द कंट्रोलिंग डिवाइस इन एन इंडस्ट्रियल प्रोसेस, और ताकि इनकी वजह से क्या हो सके, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में कंट्रोलिंग डिवाइस का काम करते हैं ताकि इनकी मदद से आगे की जितने चीज़ें हैं उनको कंट्रोल किया जा सके. यहाँ तक हम लोग के पास क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर कंप्लीट हो जाती है, और क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर कंप्लीट होने के बाद अब हम लोग के पास क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बाय साइज की बारी आती है. हम लोग देखेंगे इसके बाद नोट्स में क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर के बाद आप लोग के पास बाय टाइप की बात हेडिंग है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बाय साइज की, और क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बाय साइज की जो हेडिंग है उसमें फर्स्ट है हम लोग के पास सुपर कंप्यूटर. एक ऐसे कंप्यूटर जो नाम से पता चल रहा है कि सुपर कंप्यूटर है, सही है. बहुत बड़े ह्यूज कंप्यूटर्स होते हैं, बहुत पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं, सही है. मुल्क की आर्मी वगैरह के काम में आते हैं कंप्यूटर्स, और मिसाइल लॉन्च करते हैं, स्पेस शटल को कंट्रोल करते हैं. ऐसे कंप्यूटर्स जो इन तमाम पर्पसेस, मिसाइल लॉन्च करने के इन तमाम पर्पसेस के लिए यूज़ हो रहा हो, वो कंप्यूटर खुद से बहुत पावरफुल होता है. अब वो ऐसे कंप्यूटर्स जो हैं वो हमारे पास सुपर कंप्यूटर्स, उसमें थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं. हमारे घरों में जो कंप्यूटर यूज़ हो रहा होता है माइक्रो कंप्यूटर, उसमें एक माइक्रो प्रोसेसर होता है, या 2 होते हैं, या 3 होते हैं, या 8 होते हैं, जिस तरह आप लोगों के पास आने लगे ऑक्टा कोर के नाम से, क्वाड कोर के नाम से वो माइक्रो प्रोसेसर आने लगे. तो अब देखते हैं कि भाई सुपर कंप्यूटर में इन्होंने निकाले क्या. सुपर कंप्यूटर हैव थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर. सुपर कंप्यूटर में क्या होती है, थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोसेसिंग एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ मेमोरी. और क्या होती है आप लोगों के पास, पैरेलल प्रोसेसिंग होती है. शायद मैंने आप लोगों को बताया हो पैरेलल प्रोसेसिंग क्या होती है. अगर आप लोगों के पास सिस्टम मौजूद है, कंप्यूटर मौजूद है, और उसके साथ आप लोग जो है सामने मौजूद हैं, और आप कुछ डेटा दे रहे हैं, कंप्यूटर प्रोसेस करके आपको वापस दे रहा है डेटा, तो ये आप लोगों के पास पैरेलल प्रोसेसिंग कहलाती है. अगर एक ही कंप्यूटर के साथ बहुत सारे यूजर 10, 15, 20, 25, 50 यूजर कनेक्टेड हैं, और 50 में से 25 यूजर कंप्यूटर को डेटा दे रहे हैं, कंप्यूटर जवाब में सबको डेटा दे रहा है अलग अलग जो वो पूछ रहे हैं, सही है, जब वो प्रोसेस करवा रहे हैं, सही है. अगर कंप्यूटर हर किसी को अलग अलग डेटा दे रहा है तो वो कहलाती है मल्टी प्रोसेसिंग. एक ही वक्त में एक से ज्यादा लोग क्या कर रहे हो, कंप्यूटर को इस्तेमाल कर रहे हो, मल्टी प्रोसेसिंग कहलाती है. तो सुपर कंप्यूटर इतना एक ह्यूज और पावरफुल कंप्यूटर था हमारे पास या है. तो होता क्या है कि हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स होते हैं, तो ये क्या कहता है, जारी बात है, आराम से थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स को सपोर्ट कर सकता है. हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स इसको एक ही वक्त में इस्तेमाल कर सकते हैं, सही है. मल्टी प्रोसेसिंग भी होती है, पैरेलल प्रोसेसिंग भी होती है, एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ मेमोरी. और आप लोगों को पता है कि हमारे घर के कंप्यूटर में जब एक माइक्रो प्रोसेसर या 5 या 4 या 5 माइक्रो प्रोसेसर मौजूद होते हैं, तो हमारे घर के कंप्यूटर में कितनी ज्यादा मेमोरी होती है कि हमारी हार्ड डिस्क में टेराबाइट तक जा रहा होता है. तो इसमें तो थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स हैं. एक ऐसे कंप्यूटर जिसमें थाउजेंड्स माइक्रो प्रोसेसर्स मौजूद हो, तो उसकी मेमोरी में कितना ज्यादा डेटा सेव हो सकता है, उसकी मेमोरी कितनी ह्यूज होगी. जब भी इन्होंने लिखी है कि ह्यूज अमाउंट ऑफ मेमोरी यूज होती है किसमें, सुपर कंप्यूटर में, या इनकी होती है. मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स होते हैं आप लोगों के पास सुपर कंप्यूटर. अगर मैं परचेज करना चाहूँ कि मैं परचेज करके अपने घर में रख लूँ, तो मैं परचेज नहीं कर सकता. बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स होते हैं, और ना ही आप इजीली इसको परचेज कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे कंप्यूटर्स जो नासा यूज़ करती है, यानी कि जिनका काम है स्पेस शटल लॉन्चिंग का या स्पेस कंट्रोलिंग का, सही है, या फिर मुल्क की आर्मी मिसाइल लॉन्च करने का, वो लोग उस ऐसे डिपार्टमेंट, हसास डिपार्टमेंट मुल्क के आपके इस्तेमाल करते हैं इसको, तो आप नॉर्मली परचेज भी नहीं कर सकते, सही. ऐसा कंप्यूटर होता है बहुत बड़े बड़े रूम्स में होता है, और शेल्फ जिस तरीके से होते हैं उन शेल्फ की सूरत में ये जो है ना कंप्यूटर होता है,
सही है, बहुत सारी आप लोग सर्च करके भी देख सकते हैं, इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो सुपर कंप्यूटर का शेप आ जाएगा आप लोगों के पास। सुपर कंप्यूटर कैसा दिखता है आपको पता भी चल जाएगा। द सुपर कंप्यूटर आर यूज्ड फॉर कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशन। ये कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि ऐसी कैलकुलेशन जो आम कंप्यूटर से नहीं हो सकती, उस कंप्यूटर के कैलकुलेशन के लिए हम लोग सुपर कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हैं। एक्सपेरिमेंटल वाइल्ड फील्ड्स, एक्सपेरिमेंटल वाइल्ड फील्ड्स का क्या मतलब है कि कभी कभार ऐसा होता है कि हमें अंदेशा होता है कि हाँ भाई इस जमीन के नीचे ऑयल है। जब हम ड्रिलिंग स्टार्ट करते हैं तो ये थोड़ी कि अगर फॉर एग्जांपल ये प्रेडिक्शन थी कि हाँ भाई ऑयल था, हमने चेक किया ऑयल था, हमने खुदाई शुरू कर दी, ऑयल निकलना शुरू हो गया। सही है, पहले पूरा प्लांट लगता है कि अगर ऑयल निकलना शुरू हो जाएगा तो उस ऑयल को किस तरीके से स्टोर किया जाएगा, फिर वो रुकेगा थोड़ी। सही है, तो क्या होता है कि एक्सपेरिमेंटल ऑयल फील्ड्स की जितनी भी कैलकुलेशन होती है उन तमाम कैलकुलेशन के लिए भी आप लोगों के पास सुपर कंप्यूटर इस्तेमाल किया जाता है। सैटेलाइट कंट्रोलिंग, सैटेलाइट कंट्रोलिंग में आप लोगों के पास सैटेलाइट को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर। सैटेलाइट कंट्रोलिंग, न्यूक्लियर रिसर्च, जितनी भी न्यूक्लियर रिसर्च होती है उनके लिए इस्तेमाल किया है। देखना आप लोग किन कामों के लिए सुपर कंप्यूटर इस्तेमाल होता है। सही है, नेक्स्ट स्पेस शटल लॉन्चिंग, इन तमाम चीजों के लिए आप लोगों के पास सुपर कंप्यूटर इस्तेमाल होता है। सुपर कंप्यूटर इज मच पावरफुल देन एनी अदर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर किसी दूसरे हर दूसरे कंप्यूटर से क्या है, मच पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं। दे कैन परफॉर्म ऑल टास्क विच कैन बी परफॉर्म बाय मेन फ्रेम, मिनी फ्रेम, माइक्रो कंप्यूटर। ये तमाम वो टास्क परफॉर्म करता है जो दूसरे कंप्यूटर से परफॉर्म किए जाते हैं, चाहे वो मेन फ्रेम, मिनी फ्रेम, माइक्रो कंप्यूटर हो। दीज आर द मोस्ट कॉस्टली कंप्यूटर, ये हमारे पास मोस्ट कॉस्टली कंप्यूटर कंसिडर किए जाते हैं। और ये हमारे पास तमाम काम आपने देख लिए इसके किन कामों के लिए इस्तेमाल होता है। ये लिखा हुआ भी आसान वर्डिंग में, अब आप लोगों ने पढ़ा इससे पहले एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, देखिए वो कितनी आसान वर्डिंग में लिखा हुआ है। सही, इसी तरीके से आप लोगों के पास ये सुपर कंप्यूटर भी बहुत आसान वर्डिंग में लिखा हुआ है। तो मैं आप लोगों को हर बार बताता हूँ कि भाई चीज़ों को लेट मत कीजिए, चीज़ों को याद करना शुरू कर दीजिए। अभी ऐसा हो रहा है, वैसे PDF फॉर्म में आई हुई है, एक टेस्ट एडिशन के नाम से कंप्यूटर की एक बुक नहीं आई है, हो सकता है उसमें ये चीज़ मौजूद है। वैसे तो सुपर क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, सही, और जितनी भी हिस्ट्री हम लोगों ने पढ़ी है अभी तक फर्स्ट चैप्टर में, और तमाम हिस्ट्री मौजूद है उसमें। सही, हो सकता है कि इस साल वो नई बुक इंप्लीमेंट हो जाए आप लोगों के कोर्स में। तो अगर वो नई बुक इंप्लीमेंट हो गई तो ये तमाम चीज़ें आप लोगों को, नई चीज़ें आप लोगों के पास कोर्स में आ जाएंगी, तो आप लोग नई चीज़ें पढ़ेंगे तो उसमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होगी। तो अच्छी बात है कि जितना अभी पढ़ रहे हैं उसको याद करके निपटा दें। सही है, अगर उसको याद करके निपटा देंगे तो आप लोग के पास जो है वो आगे आने वाली चीज़, अगर वो नई बुक इंप्लीमेंट नहीं भी हुई, पुरानी बुक भी चलती रही तो भी हमें फायदा है, अगर नई बुक इंप्लीमेंट हो गई तो भी हमें फायदा है कि हमें पहले से हमारी तैयारी होगी, जितना हम लोगों ने पढ़ा हुआ होगा वो तमाम चीज़ें हमारी तैयारी में शामिल होंगी, वो तमाम चीज़ें हम लोग तैयार कर चुके होंगे, हमें याद होंगी। सही है, तो इसी तरह फिर आप लोगों को टेस्ट भी लिया जाएगा। तो याद रखें कि आप लोगों के पास आसान वर्डिंग में चीज़ें हैं, अभी अभी बिल्कुल ताज़ा समझा है, तो ताज़ा आप लोग अगर उसको लेके बैठेंगे तो आप लोग को याद भी जल्दी हो जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बाय टाइप हम लोगों ने कंप्लीट करी है आज, और जनरेशन चार्ट पढ़ा हम लोगों ने, और क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बाय साइज में सिर्फ सुपर कंप्यूटर पे आके अभी हम लोग रुक रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सुपर कंप्यूटर से आगे बढ़ेंगे और बकिया क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बाय साइज के जो कंप्यूटर है वो करेंगे, और फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बाय पर्पस करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात होगी, उस वक्त तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।